जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा क्या, हिंदी भाषा को पढ़ा, हिंदी की विभिन्न बोलियों को पढ़ा। आज हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, है ना, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों। आज हम देखें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन अलग अलग लिख दें, आ यहाँ लिख दो, बा यहाँ लिख दो, है ना, दा लिख दो, फिर ये व्यवस्थित समूह नहीं होता, है ना। क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह जो होता है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। तो अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, खंड ना हो। जैसे पानी, है ना, तो पा धन आ धन ना और धन ई, इसके बाद इनके पा आ ना ई टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः इन ध्वनियों पा आ ना ई को क्या कहेंगे, हम वर्ण कहेंगे। यानी कि जो पानी है दोस्तों, इसमें ये जो है वर्णों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है, और ये जो वर्ण होते हैं इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है, ध्वनि या फिर वर्ण कहलाते हैं, या अक्षर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। कितनी हैं, 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 क्या हैं, 11 स्वर हैं, और दोस्तों 33 क्या हैं, 33 व्यंजन हैं। सभी को पता है 4 क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, 4 ऊष्म व्यंजन भी हैं, और दोस्तों 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, और अम और आहा ये क्या होते हैं दोस्तों, ये अनुस्वर होता है और ये विसर्ग होते हैं। अतः इनका विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया, छोटी सी नॉर्मल सी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, आप बताओगे 52। इसमें स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इसको भी आपको पता होनी चाहिए। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, अनुस्वर कौन सा होता है और विसर्ग कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गई। अब हम दोस्तों वर्णमाला को देखेंगे कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका हो गया स्वर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है। यहां पर हम स्वर को देखेंगे दोस्तों, तो स्वर को भी यहां देखो, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ठीक है, ये क्या है, स्वर कहलाते हैं। और दोस्तों प्लुत स्वर भी आते हैं इसमें, प्लुत, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। खैर, इतना पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो आ, ई, उ और री, ये क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपसे यहां से पूछा जाएगा दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आ, ई, उ, ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर दोस्तों ये भी आते, ए, आई, ओ, औ, ये भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो ये संयुक्त स्वर कहलाते, इतने ए, आई, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जो कि दोस्तों अनेक स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, मेल से, जैसे आ और ई मिलकर क्या बना रहे, ए, आ और ए मिलकर आई बना रहे, तो ये क्या कहलाती है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें दीर्घ स्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त स्वर हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए, ये ह्रस्व स्वर हो गए। फिर बात करेंगे दोस्तों हम व्यंजन की, तो व्यंजन में देखें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये वो अपने देखा होगा, वर्ण के जो 25 अक्षर होते, वर्ग के 25 अक्षर होते हैं, का से लेकर के मा तक, कचट तप, का चा टा ता, ये जो वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, था वर्ग, पा वर्ग, है ना। तो ये जो 5-5 जो वर्ण होते हैं, और कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो या, रा, ला और वा, ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या फिर अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सा, सा और हा, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे दोस्तों अनुस्वर, तो ये अम, विसर्ग, ये आहा, ये क्या कहलाते हैं, अनुस्वर और विसर्ग, और इनको क्या कहा जाता है, अयोगबाह, ये अयोगबाह कहा जाता है। अनुस्वर और विसर्ग को अयोगबाह कहा जाता है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो इड़ा और ढा, ये क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो रा और ढा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
फिर बात करें संयुक्त व्यंजन की तो छा, त्रा, ज्ञाश्रय, छत्रज्ञश्रय, छत्रज्ञश्रय ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कि दोस्तों ये अन्य वर्णों की सहायता से मिलकर के या फिर योग करके ये बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आधा का और सा मिलकर के बना रहा, छा बन गया है ना, ता और रा बन के तेरा बन गया, ये जा और या बन के ज्ञा बन गया, आधा सा और रा बन के स्रा बन गया। यहां से क्वेश्चन बनता है निम्न में से बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन है या फिर नहीं है। ठीक है, और ये आपसे पूछा जाएगा कि छा किन वर्णों के योग से बनता है, तो आपको ऐसा पता होनी चाहिए। ये जो संयुक्त होते हैं पहला जो वर्ण होता है ए, इसमें हलंत लगा रहता है, मतलब ये आधा रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने दो। छत्रज्ञश्रय ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। आगत ध्वनियां कौन कौन सी हैं? आगत ध्वनियां का, खा, गा, जा, फा, ये यहाँ पर नुक्ता लगा रहता है एक, है ना, ये क्या कहलाती है? आगत ध्वनियां कहलाती हैं। आगत ध्वनियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें हिंदी के स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण किसी अवरोध के या बिना बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि स्वर उसे कहते हैं जो दोस्तों स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, और दूसरे वर्णों की इनमें सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है स्वरों की संख्या। ठीक है, ह्रस्व स्वर की आ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये ह्रस्व स्वर कहलाते। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है, बन जाते आराम से। एक दो बार वीडियो को देखिए। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ और ए भी रखे जाते हैं, इनको भी दीर्घ स्वर में रख दिया जाता है। ठीक है, और ये संयुक्त स्वर ए है ना, आ और ई मिलकर ए बना रहा है, आ और ए मिलकर के दोस्तों आई बना रहा है, तो ये क्या कहलाती है? संयुक्त स्वर कहलाती है। अपन ने संयुक्त व्यंजन भी पढ़े हैं और संयुक्त स्वर भी अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, हिंदी के व्यंजन प्लुत प्लुत स्वर भी होते हैं ना, प्लुत स्वर ऐसे होते हैं, ऐसे करके वो लगा तो ओम, जिनमें ज्यादा है ना सभी से दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उच्चरित होने, तो वो प्लुत स्वर कहलाते। ठीक है, तो हिंदी के व्यंजन देखो, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर का देखा कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, जबकि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से दोस्तों इनका उच्चारण किया जाता है। तो देखें यहाँ पर स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, है ना, जैसे अपन देखें कि जो का है, एक आधा का और ये आ मिलकर के बनता है का, है ना, तो ये का क्या बन गया? इसमें आधा का है और आ है, तो ये आ क्या है? स्वर है ना, मतलब ये जो व्यंजन है, ये जो का व्यंजन है, ये आ स्वर की सहायता से दोस्तों इसमें बना है, यानी कि का में आधा का और आ इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, ये आप खा देखें तो आधा खा और आ मिलकर के बना खा, जब हम पूरा नाम लेते हैं खा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? आ छुपा रहता है इसमें आ, तो स्वरों की सहायता से ये व्यंजन बोले जाते हैं, उच्चरित होते हैं। ठीक है, अतः हिंदी में कितने हैं? 33 व्यंजन हैं जो इस प्रकार से। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते। कचट तप, ऐसे कर लो, कचट तप, तो का खा गा घा या, है ना, और इंगिया, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धाना, है ना, पाफा बाभा मा, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला व अंतस्थ कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सा और हा, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते। ठीक है, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अवरोध या बाधा के कारण होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। देखें यहाँ पर ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री, ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर, है ना, ये एक मात्रक होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर ये द्विमात्रक होते हैं, जैसे आ, ई, उ, है ना, ये क्या कहलाते हैं? द्विमात्रक कहलाते हैं। संयुक्त स्वर ये भी द्विमात्रक होते हैं, तो इन्हें दोस्तों ये जो होते हैं इन्हें भी काय में दीर्घ स्वर में भी रखा जाता है, और ये संयुक्त स्वर ए, आई, है ना, ओ और औ, ये काय में आते संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। प्लुत स्वर की बात करें तो इसे त्रिमात्रक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसके 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ए, जैसे ओम, ए, इस प्रकार से, तो ये क्या होते हैं? त्रिमात्रक होते हैं। कौन से? प्लुत स्वर। तो ये स्वरों के बारे में अपन ने देखा। अनुनासिक में आपने देखा है इसका उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है, ऐसा पूछा जाता है, जैसे चांद, गांव और दांत, इसका कैसे होता है? उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, अनुस्वर देखो, ये अनुस्वर, ये क्या कहलाता है? अनुनासिक,
अनुस्वर, ए स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगद, कंगन, है ना, तो ये अनुस्वर कहलाते हैं, अनुस्वर और अनुनासिक। ठीक है, यहाँ निर्नानुनासिक देखो, इसके उच्चारण में ना तो बिंदी और ना तो चांद बिंदी का प्रयोग किया जाता है, वो निर्नानुनासिक कहलाते हैं, जैसे इलाहाबाद, बनारस, इधर उधर, ये क्या कहलाती है, निर्नानुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, अनुस्वर जिनका उच्चारण दोस्तों नाक से होता है ना, और निर्नानुनासिक इसके उच्चारण में ना तो बिंदी और ना तो चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द हैं इलाहाबाद, बनारस, इधर उधर, ये क्या कहलाती है, निर्नानुनासिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विसर्ग देखो, यह भी अनुस्वर की तरह स्वर के बाद आता है, जैसे प्रातः, काल, मनः, कामना, तो ये क्या होता है, विसर्ग होता है। तो ये अपन ने दोस्तों वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया। वर्णमाला के दोस्तों यहाँ पर अपन ने देखा कि किस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण स्वर देखो, ह्रस्व स्वर देख लिया, आ ई उ री, दीर्घ स्वर में आ ई उ, संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ। ठीक है, आगत, आगत ध्वनि आ, ए वाली आगत ध्वनि कहलाती है, अपन डॉक्टर लिखते ना ऐसे, है ना, तो ये आगत ध्वनि है। अग्र स्वर कौन कौन से हैं, ई ए आई, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर आ है। ठीक है, पश्च स्वर आ उ ओ, ये क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, विव्रत आ ए औ, ये विव्रत हैं। अर्ध विव्रत ई उ ओ, अर्ध विव्रत कहलाती है। संव्रत ई उ, है ना, अर्ध संव्रत ई और उ, ये अर्ध संव्रत के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ कौन से, संयुक्त, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। अयोग बाह्य अम और ये विसर्ग, ये क्या कहलाते हैं, अयोग बाह्य कहलाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको याद रख लेना। हिंदी व्यंजन देखो एक नजर में, व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो का से मा तक, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है अंतस्थ व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की कौन, इनकी संख्या 4 होती है, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाती है, इनकी संख्या कितनी, 4 होती है। उत्क्षिप्त या जिन्हें द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है, इड़ा और ढा, इनकी संख्या 2 होती है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा द्विगुणी व्यंजन है, कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। संयुक्त व्यंजन देखो, तो छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, जो अन्य स्वरों के योग से, अन्य व्यंजनों के योग से बनाए जाते हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगत ध्वनिया में हमने देखा ये नुक्ता लगा है, का, खा, गा, जा, ये नुक्ता वाले जो होती है आगत ध्वनिया कहलाती हैं। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित जो हो जाते हैं, रा आ जाता है, रा, ये प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ला है। नासिक व्यंजन कौन सा है, तो यमगण नम, जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं, यमगण नम। ठीक है, अर्धस्वर देखो, या और वा, ये अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, कंठ, का, खा, गा, घा, डा, ये कंठ से इनका उच्चारण होता है, कंठ से। ठीक है, तालु से होता है चा वर्ग का, चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धा से होता है टा वर्ग का, टा, ठा, डा, ढा, डा, है ना। दंत से होता है ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ से होता है पा, फा, बा, भा, मा। ये अपन ने देख लिया ना, का, चा, ट, तप, है ना। और यहाँ देखो कंठ, फिर तालु, चा वर्ग, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और अंत में पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो इनको अपन को याद रख लेना। अगला देखें दोस्तों, इंगिया, ये इंगिया वाला जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है, एक कंठ से उच्चरित होता है ना। इया, ये तालु से प्लस नासिका से, है ना। तो कंठ और नासिका से, नासिका तो आई गई इसमें, है ना। मूर्धा और नासिका से होता है ड़ा का, दंत और नासिका से होता है ना का, ओष्ठ और नासिका से होता है मां का। तो ये क्या है, यम गण नम यानी कि वर्ग का पंचम अक्षर है, और ये दोस्तों ये क्रमबद्ध इनका उच्चार होता है। ठीक है, इनको अपन को याद रख लेना। अब यहां पर आते हैं, आगे देखते हैं, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ तालव्य से कहा जाता है। ए आई कंठ तालु, है ना, ए आई कंठ तालु। ओ औ कंठ ओष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। ठीक है, ओ औ कंठोष्ठ, ए आई कंठ तालु, ए आई कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान है, और ओ औ जो है एक कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण देखें, प्राण वायु के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और मुख भाग के आधार पर ये व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्राण वायु के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। कौन कौन से, एक तो होते अल्प प्राण
और दूसरे होते हैं महाप्राण। ये प्राणत्व के आधार पर है, ठीक है, प्राण वायु के आधार पर, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रत्येक वर्ग जैसे का, खा, गा, घा, इंग्या का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे का, गा और इंग्या, है ना। तो ये आपको याद रख लेना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। हमने वर्ग देखा ना, का, चा, टका वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, है ना। ये वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण देखो तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण। जैसे यहां पर का वर्ग में देखें तो ये दूसरा वर्ण है और ये क्या है? चौथा वर्ण है। तो ये काय के अंतर्गत आएगा? महाप्राण के अंतर्गत आएगा। बाकी 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण आएंगे, है ना। तो महाप्राण और अल्प प्राण आपको समझना है कि अल्प प्राण 1, 3, 5 वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अक्षर अल्प प्राण और द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण कहलाती है। इसको समझना, ठीक है ना। और दोस्तों यहां पर देखें अघोष, प्रत्येक वर्ग का, खा, गा, इया का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। पहला और दूसरा अघोष, ठीक है। जैसे यहां पर देखें तो का और खा ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके अघोष कहलाएंगे। तो आप समझ गए, वर्ग के 25 अक्षर में जो का, चा, टा, का वर्ग, चा वर्ग होते हैं, इन्हीं वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अघोष कहलाते हैं, ठीक है। सघोष की बात करें तो सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष या फिर घोष के अंतर्गत आते हैं। तो 1, 2 अघोष, 3, 4, 5 सघोष या फिर घोष कहा जाता है, ठीक है। तो ये घोषत्व के आधार पर भी आपको पता चल गया। तो यहां पर अपन ने अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5, महाप्राण मतलब 2, 4, ठीक है। अघोष मतलब 1, 2 और सघोष मतलब 3, 4, 5, ठीक है। अल्प प्राण तथा महाप्राण में आने वाले व्यंजन देखो प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण दोस्तों इसको आपको याद रख लेना है, सूत्र है 135 और इसका है 24, ऐसे याद कर लेना 135, है ना, और प्लस अंतस्थ 20 में आते हैं। तो 135 मतलब क्या है? वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। तो ये क्या हो जाएगा? का, गा और ये इया, चा, जा, इया। तो ये क्या होती है? 135 याद रख लेना, बोले 135 अल्प प्राण, है ना। और 24 ऊस में, तो 24 में मतलब 2 और 4 तो दूसरा और चतुर्थ अक्षर हो जाएंगे, प्लस में इसमें ऊस में व्यंजन भी आते, सा, हा, ये भी दोस्तों इसमें काय में आते हैं? महाप्राण में आते हैं और ये अल्प प्राण में आ जाते हैं। तो अल्प प्राण 135 याद रख लेना, महाप्राण 24 याद रख लेना, मतलब 24 मतलब 2 और 4, वर्ग के 2 दूसरा अक्षर और चतुर्थ अक्षर और वर्ग के 1 पहला अक्षर, तृतीय और पंचम अक्षर, इसलिए ये सूत्र दिया गया है 1, 3, 5 और 2, 4, ठीक है। इस प्रकार से बात करें अघोष तथा सोग, घोष, सघोष में आने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? अघोष में देखें तो 1, 2 यानी कि 12, ठीक है ऐसे। और घोष या सघोष में 3, 4, 5। तो ये तो आपको पता चल गए, ठीक है। कि अघोष कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम और द्वितीय, और घोष और सघोष, घोष या जिसे सघोष भी कहा जाता है वो होते हैं वर्ग के 3, 4, 5 अक्षर, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा सघोष व्यंजन है, कौन सा अघोष व्यंजन है ना। तो अघोष आपको पता चल गया कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय अघोष और वर्ग के 3, 4, 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी दोस्तों। अब यहां पर हम देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ये तो अपने दोस्तों का एक क्या था? ये वर्णमाला था और वर्णमाला से संबंधित घोषत्व के आधार पर अघोष, सघोष जो पूछे जाते हैं उनको हमने आज के इस वीडियो में पढ़ लिया दोस्तों। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम ब्राह्म चिन्ह के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्राह्म चिन्ह को देखेंगे, ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, महत्वपूर्ण ब्राह्म चिन्ह दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन करेंगे क्या? अभ्यास, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।